हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सचिन कुमार और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास देने वाला हूं। ये क्लास जो हमारी होगी वो नवोदय में जो चैप्टर आता है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, उसी के सवाल इसमें कराए जाएंगे और सभी सवाल पेपर में आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी सवाल आज कराए जाएंगे वो 2015 से लेकर 2021 तक पूछे गए जो पेपर में सवाल हैं वो होंगे। उससे आप ये भी अंदाजा लगा लोगे कि पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको इन्हें हल करना है। तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो मैंने इस चैप्टर के सभी ले लिए हैं और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन तो पेपर में आते हैं। 3 भी पूछ ले जाते हैं और 2 तो मिनिमम है ही हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सवाल को बहुत आसान तरीके से करेंगे, आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगे। बस आप ध्यान से क्लास को देखिए। तो चलिए अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। यह है पहला सवाल, जैसे कि आप पढ़ सकते हो इसे। यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप है। हमें इसका परिमाप बताना है। यह कोई समकोण त्रिभुज है। अगर आपने इस चैप्टर को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा। मैं इसका चित्र बना के आपको समझाता हूँ। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो मैं इसका छोटा सा ये आपको सामने चित्र बना लिया। हम मानते हैं कि ये कोण 90 डिग्री का है। तो जो इसमें 2 लंबवत भुजा होगी, एक तो भुजा ये होगी और एक भुजा ये वाली होगी। ये दोनों भुजा लंबवत मानी जाएगी। और आप ये जो भुजा है इसे समकोण त्रिभुज में आप कर्ण भी कह सकते हैं। लंबवत भुजा कहिए या इसे लंब और इसे आधार, इसे कर्ण कहिए। अब हमसे जो पूछा है उससे सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। इसका परिमाप है, मतलब इसका परिमाप हमें बताना है। तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर किसी भी त्रिभुज का हमें परिमाप चाहिए होता है तो हमें उसकी भुजा जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी परिमाप होता है वो सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो इस सवाल में हमें 2 भुजा तो दी हुई है लंबवत। अब हमें ये नहीं बताया गया कि ये 12 है, ये 12 है। तो आप कोई सी भी 12 और 5 मान ले, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं मानता हूं ये 12 है और ये 5 सेंटीमीटर है। चित्र से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि चित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसे समझ जाओगे। तो यहां से 12 और ये 5 हो गया। अब हमें पता है कि हमें इस त्रिभुज का परिमाप चाहिए, मतलब हमें इस भुजा की जरूरत और पड़ेगी। और ये सवाल में भुजा दी हुई नहीं है, लेकिन आपको ये चीज बता दी गई है कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। मैं आपको बहुत ही आराम से समझाऊंगा, तो आराम से समझिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो हमें जरूर बताइए और मैं बहुत तसल्ली पूर्वक आपको इसे आसानी से समझा दूंगा और आपकी सभी तभी समझ में आएगा जब इसे आराम से समझोगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा मतलब अच्छा खासा चैप्टर है, तो इसे पढ़ने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आप आराम से समझिए। तो चलिए, ये 12 और ये 5। अब हमें जरूरत है इस भुजा की। हमें अगर ये भुजा पता चल जाए तो हम इसका परिमाप आसानी से बता देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 5, 12 और जो ये भुजा आएगी उसे जोड़ देंगे। तो इस भुजा को निकालने के लिए हमें सवाल वाले ने एक हिंट दिया हुआ है कि ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। और ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम कर्ण आसानी से निकाल लेंगे। ये कर्ण है, इसे आधार मान सकते हैं, इसे लंब कहेंगे, इसे लंब, आधार, कर्ण कहेंगे। तो ये जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, अगर मैं इसकी बात करूं कर्ण, तो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। हमने ऐसा क्यों करा, हमने इस वजह से ऐसा करा क्योंकि हमें ये कर्ण निकालना है। और जो कर्ण होता है ये हमारे पास एक प्रमेय होती है। मैं यहां पे लिख दूं, ये प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये जो रूल है वो लगाया है, ये वाला पाइथागोरस प्रमेय से, कि कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहां से हमारे पास लंब भी है, आधार भी है, तो कर्ण निकल जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या आ जाएगा बताएंगे। यहां से कर्ण का स्क्वायर जो आएगा, लंब का मान रखेंगे, लंब का मान है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 12, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144। दोनों को जोड़ देंगे 169 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो 169 आया है। और यहाँ से आगे करेंगे, अगर कर्ण का मान निकालना हो तो ये जो घात है ये दूसरी साइड में जाके पलट जाती है। तो यहाँ से 169 का वर्गमूल बनेगा, पलट के हो जाएगी 1/2 और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। फिर दोबारा समझिए, अगर कर्ण की घात 2 है, अगर यहाँ पे घात 2 है बराबर से दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो घात पलटेगी और पलटने के बाद जब इस पे चढ़ेगी तो 1/2 हो जाएगी और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। तो यहाँ से कर्ण का मान 169 का वर्गमूल होता है 13। तो हमारे पास कर्ण आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब परिमाप निकालना है, इसलिए परिमाप
त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिमाप हमें पता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो हम सब भुजा को जोड़ देंगे। कर्ण जोड़ेंगे 13, आधार जोड़ेंगे 12 और लंब जोड़ेंगे 5। तो यहां से जोड़ेंगे 13 और 12 25, 25 और 5 30। तो यहां से आपका परिमाप 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, अगर इसे आप आसानी से समझेंगे तो। ध्यान से समझते रहिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस हो सकता है थोड़ी सी क्लास बड़ी हो जाए, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चनों को रख दिया है जो 2015 से लेकर 2021 तक पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, तो आप ध्यान से क्लास में बने रहिए। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसे मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसमें 2 भुजा दी हुई है, लेकिन हमारे पास तीसरी भुजा नहीं है। और तीसरी भुजा निकालने की जरूरत इस वजह से है क्योंकि हमें निकालना है परिमाप, और परिमाप निकालने के लिए सभी भुजा का पता होना जरूरी है। तो हमने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद ये कर्ण निकाल लिया, और कर्ण निकालने के बाद सभी भुजाओं को जोड़ के हमारा परिमाप आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। एक आपसे रिक्वेस्ट ये भी है, अगर आप इस चैनल पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी के बटन को दबाएं, जिससे आपको अपनी सभी अपडेट, जो भी आपकी जानकारी है किसी भी तरह की, और कोई भी क्लास अगर आपको इंपॉर्टेंट मिलती है तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले देखते हैं। मेरा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है और पूछा भी गया है, तो यहाँ पे कराना भी जरूरी है। ध्यान से समझेंगे, बड़ा जरूर है लेकिन हो जाएगा आराम से। अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान से समझिए। एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा? घंटों में बताना है। यह 2020 में पूछा गया है, और ये जो सवाल था ये वाला, ये 2021 में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इसमें हमसे पूछा है कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। समय पूछ लिया गया है, तो समय आपको बता दे कि समय का जो फॉर्मूला होता है, मैं साइड में लिख दूं थोड़ा सा, जिससे आपको पता रहे। समय का जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। कहने का मतलब, अगर हमें समय निकालना है तो हमें दूरी चाहिए और चाल चाहिए। दूरी वो चाहिए जहां पे हम चल रहे हैं, जहां पे हमारा मतलब, जहां पे हमने अपना टाइम दिया है, जहां पे हमें समय निकालना है, उसी की दूरी चाहिए, जितनी दूरी हम तय कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें एक पार्क है, पार्क के हमें चक्कर लगाने हैं 4। तो इसे भी मैं चित्र से समझाऊं तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये इस तरीके से एक पार्क है, ध्यान से समझना है बिल्कुल। मान लीजिए ये पार्क है, आयताकार पार्क है, तो लंबाई दी हुई है 1500 मीटर और चौड़ाई है इसकी 750 मीटर। अब आपको पता है, अगर ये पार्क आयताकार है तो ये 1500, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1500, और ये 700, तो ये भी 750। तो यहाँ पे लिख लें 750 और 1500। हालांकि चित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि पिछले सवाल में भी आप देख सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो चित्र की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही इसमें भी चित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से समझोगे तो। लेकिन समझाने के लिए मैंने बहुत आसान तरीके से चित्र बना लिया है। अब सपोज करो बच्चों, एक साइकिल सवार यहां से चला। अब चाहे इधर को चले चाहे इधर को चले, अगर उसे एक चक्कर लगाना है तो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, और यहां से इस तरीके से जाता जाता जब यहीं पे पहुंच जाएगा तब माना जाएगा उसका एक चक्कर यहीं पे आ जाएगा, तब उसका एक चक्कर कंप्लीट होगा। तो आप देख सकते हो कि एक चक्कर में उसने कितनी दूरी चली। यहां से चला ऐसे कर करके और यहां पर पहुंच गया। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो एक चक्कर में उसने इतनी दूरी चली जितना इसका परिमाप, क्योंकि ये दूरी क्या होती है? परिमाप। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये 1500, 750, 1500, 750, तो कितनी दूरी चली? इन सभी का योग उसने चल दिया एक चक्कर में। तो यहां से दूरी अगर हम निकालना चाहे, एक चक्कर में चली गई दूरी, तो इन सबको जोड़ देंगे, मतलब आयत का परिमाप कह सकते हैं। ठीक है, वो निकालनी इस वजह से क्योंकि यहीं से साइकिल सवार जो है चलता है और इतनी दूरी तय करता है। यहां से यहां तक चलने में, एक चक्कर चलने में परिमाप के बराबर दूरी तय करता है। तो हम अगर उसकी दूरी निकालें जो साइकिल सवार ने तय की है, तो वो आयताकार पार्क का परिमाप हो सकती है। ठीक है, या सभी भुजाओं को जोड़ दे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं दूरी यहां से निकालना चाहूं, साइकिल सवार को पार्क के 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगा, तो एक चक्कर चलने में चली गई दूरी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, एक साइकिल सवार भी लिख सकते हो कि साइकिल सवार द्वारा एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो मैं बस छोटा लिख लेता हूं, एक चक्कर लगाने में चली दूरी। पहला हम एक चक्कर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब एक चक्कर का टाइम आ जाएगा फिर उसे 4 से गुना कर देंगे, तो 4 चक्कर का टाइम आ जाएगा। मान लिया एक चक्कर 1 घंटे में लगा है, तो 4 चक्कर 4 घंटे में लगेंगे। तो हम एक चक्कर का समय निकालेंगे और 4 चक्कर की 4 से उसमें गुना कर देंगे 4 चक्कर के लिए। एक चक्कर लगाने में चली दूरी कितना है? जितना आयत का परिमाप। अब यहाँ पे लिख भी सकते हो आयत का परिमाप, या कह सकते हो सीधा सीधा कि ये जो सारी भुजाएं हैं हमने जोड़ लिया। आयत का परिमाप भी तो वही होता है, परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या है? सभी भुजाओं का योग, या 2l + b, उसका मतलब भी वही है। तो सभी भुजाओं का योग करेंगे
1500 प्लस 750 प्लस 1500 प्लस 750, इन सभी भुजाओं को हमने जोड़ दिया। अब यहां से देखते हैं 1500 1500 3000, शॉर्ट में जोड़ लेंगे। 1500 1500 3000 हुआ और 750 750 1500 हुआ, तो 3000 और 1500 कितने हुए? 4500। तो यहां से 4500 ये मीटर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि टाइम घंटों में बताना है, तो जो हमारी दूरी होनी चाहिए वो किलोमीटर में होनी चाहिए, तो हम इसे किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 4500 बटे 1000, 1000 से भाग करने के बाद तुरंत ये किलोमीटर में पहुंच जाएगा। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट लेंगे, तो यहां से आएगा 45 बटे 10, सॉरी यहां से दिखना बंद हो गया होगा आपको, 45 बटे 10 या 4.5, तो 4.5 किलोमीटर आ जाएगा। अब यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो दूरी है ये हमारी एक चक्कर लगाने में जो साइकिल द्वारा चली गई दूरी है वो ये है। तो एक चक्कर का समय निकालेंगे, मतलब साइकिल सवार द्वारा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा वो निकाल लेंगे। इसलिए एक चक्कर, ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक चक्कर लगाने में लगा समय, समय का फॉर्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहां पे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी की जगह दूरी रखेंगे 4.5 और चाल की जगह रखेंगे चाल। चाल हमें दी हुई है 4.5, तो चाल रखेंगे 4.5। ये 4.5 है, ये भी 4.5 है, तो कितना लगा टाइम? यहां से 1 घंटा। 1 घंटे को h लिख सकते हैं। अब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 1 घंटा, इसलिए 4 चक्कर लगाने में लगा समय। 4 चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा? बस 4 की गुना कर देंगे, 4 गुना 1 बराबर 4 घंटे। ठीक है, सिंपल है, बस थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन सिंपल है, हो जाएगा आराम से, समझ गए होंगे आप। मैं एक बार इसे फिर से बता दूं, हमारे पास एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये दी हुई है। हमें साइकिल से चक्कर लगाने, तो हम जब एक चक्कर चलाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक ही चलेगा, और दिख रहा होगा आपको कि यहां से एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी चलती है जितना इसका परिमाप, और आयत का परिमाप सभी भुजाओं को जोड़ के आता है। तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, 12 प्लस b करोगे तब भी हो जाएगा। तो सभी भुजाओं को जोड़ के 4500 मीटर आया। एक चक्कर की दूरी है ये, लेकिन हमें घंटों में उत्तर चाहिए। घंटों में यहाँ पे लिखा हुआ था घंटों में उत्तर चाहिए, तो घंटे में उत्तर के लिए हमें दूरी को भी बदलना पड़ेगा किलोमीटर में। फिर एक चक्कर लगाने में समय निकाल लेंगे, और एक चक्कर लगाने में समय जितना आएगा उसमें 4 से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 4 चक्कर का टाइम निकालना है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, कहने की तो जरूरत नहीं है। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और यहां से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर व आयत की लंबाई 18 मीटर है। आयत की चौड़ाई बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो वर्ग की भुजा, यहां पे मैं जो दिया हुआ है पहले उसे लिख लेता हूं। वर्ग की भुजा को आप ए मान सकते हैं। ए बराबर कितनी दी हुई है? वर्ग की भुजा 16 मीटर, और यहां पे लिख लेता हूं आयत की लंबाई। आयत की लंबाई को आप एल मान सकते हैं। एल बराबर दी हुई है 18 मीटर। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारी क्लास को देख रहे हैं तो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में, आपको कुछ भी पैसा नहीं देना है, तो इसकी इतनी सी फीस समझ सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहां पे वीडियो देख रहे हैं उसी से नीचे लाल रंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको काला कर दिए, जो घंटे के बटन को दबा दीजिए। ठीक है, हम आपको इतनी मेहनत से ये सवाल करा रहे हैं तो आपको इतना फर्ज तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब चलिए, वर्ग की भुजा है और आयत की भुजा है। हमसे पूछा है आयत की चौड़ाई, तो मैं मान लेता हूं, माना आयत की चौड़ाई, मान लेते हैं आयत की चौड़ाई कितनी है? b। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल तरीका है। आयत की चौड़ाई कितनी मान ली? b। अब हमें जो दिया हुआ है प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान रखेंगे। प्रश्नानुसार हमारे पास है यहाँ पे जो आयत का परिमाप है और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे। जब प्रश्न में कहा है तो उसे करेंगे आयत का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। ये सवाल में दिया हुआ है। यहां तक आपको आसानी से समझ में आ रहा है। अब आयत का परिमाप का फॉर्मूला खोल देंगे। 2l प्लस b होता है और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। आपको फॉर्मूले याद रखने की बेहद जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो यहां से 4a खोल दिया। अब जिस चीज का मान दिया हुआ है उसे रखेंगे। 2l का मान हम यहां से रख देंगे 18 प्लस b का मान हमें निकालना है, तो b को ऐसे रखेंगे
4 ऐसे ही है और ए का मान रखेंगे यहां से 16। ठीक है, इससे आगे मैं इधर कर लेता हूं। यहां पे आप ध्यान से समझेंगे, ए यहां हम इसे करेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, ये जो 2 है इसे 2 को इधर ले जाऊंगा भाग में, तो हमारे पास बचेगा 18 प्लस बी बराबर 4 गुना 16 बटे 2। 2 से 4 काट दूंगा 2 बार, तो 16 दूनी 32 बनेगा। मतलब 18 प्लस बी बराबर 32। तो बी का मान अगर निकालेंगे तो 32 माइनस 18 इसमें से घटा देंगे, तो यहां से आधा ही लेंगे 12 में से 8 जाएंगे 4 और 2 में से 1 जाएगा 1। तो 24 मीटर आपकी जो है वो आयत की चौड़ाई आ जाएगी। बी का मान हमने आयत की चौड़ाई बी मानी थी यहाँ पे, और बी का ही मान निकाल लिया है, तो 24 मीटर आयत की चौड़ाई आ जाएगी। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। आज सवाल जो भी हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इस तरीके से नहीं है कि छोटे छोटे सवाल हैं किसी भी तरीके से। बस हमने आज सिर्फ जो 2015 से लेकर 2021 तक सारे सवाल आए थे वो सारे के सारे इस क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप देख सकते हो आयत की जो चौड़ाई है वो 24 मीटर आ जाएगी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अगर ये आपको क्वेश्चन बड़े लग रहे हैं, आपको अपने शॉर्ट तरीके से करने हैं, ये तो लिख लिख के इस वजह से कराए जा रहे हैं जिससे कि आप समझ जाओ, क्योंकि हमें तो पेपर में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसमें सिर्फ टिक मार्क का काम है, मतलब आपको वहां पे गोले भरने हैं। तो वहां पे आप जितना चाहो शॉर्ट सवाल कर सकते हो, लेकिन समझाने के लिए बड़ा करना बहुत जरूरी है जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो हम तरीके से करा रहे हैं, आप इसको सही तरीके से कर लेंगे, छोटे छोटे तरीकों से भी। मतलब कुछ चीजें अपने तरीके से इसमें शॉर्ट करेंगे, मतलब कहने का मतलब कुछ जो मैं लिख रहा हूँ उन चीजों को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ये सवाल, इस सवाल को हम पहले भी अपनी इंपोर्टेंट जो क्लास है हमारी उसमें करा चुके हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लगभग 4 या 5 क्लासेस डाल चुके हैं। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सभी मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप चाहो तो उसे भी जाकर हमारे चैनल पर उन क्लासों को भी देख सकते हैं। वो आपकी जो पेपर में पूछे जाने वाले सवाल है उनमें बहुत हेल्प करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप वहां पर से जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसे शॉर्ट में ही बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर गुना 11.25 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर है। 2020 में पूछा गया है। आप देख सकते हो इससे पहले 2 सवाल थे 2020 में पूछे गए थे, ये भी 2020 में पूछा गया। तो लगभग 3 से लेकर 4 सवाल तक 2020 में पूछे गए हैं। तो इस तरह के सवाल अगर हमें ईंटों की संख्या बतानी है तो इस तरह के सवाल में डायरेक्ट लिखते हैं ईंटों की संख्या। हालांकि आप लिख सकते हो और बड़ा करके, लेकिन हम इसे जल्दी करने के लिए लिखेंगे ईंटों की संख्या। अगर हमें संख्या निकालनी होती है तो जहां पे ईंट लगी है उस क्षेत्रफल को ऊपर रखते हैं और जहां ईंट की माप को नीचे रखते हैं। मतलब हमने ईंट कहां लगाई है, दीवार बनाने में। तो दीवार बनाने में तो दीवार का क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे, ये दीवार का आयतन मान सकते हो। 8 मीटर, 6 मीटर ऊंची और इतने मीटर मोटी दीवार बनाने हेतु, तो दीवार का आयतन ऊपर। आप देख सकते हो दीवार जो है घनाभाकार की होगी, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। और ईंट का आयतन नीचे, एक ईंट का आयतन। ये शॉर्ट में इस वजह से करा दिया है कि इस तरह का सवाल अगर कोई भी पूछा जाता है जिसमें आपको टैल या ईंट या पत्थर की माप पूछी जाएगी, तो उसे करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, क्या जहां पे भी हमें ईंट या टैल पत्थर लगाना है उसका क्षेत्रफल या आयतन ऊपर रखेंगे, और जो चीज लगानी है उसका क्षेत्रफल या आयतन नीचे रखेंगे। जो भी दिया हुआ है वही ऊपर वही नीचे रखना है। तो चलिए दीवार का आयतन देख लेते हैं। दीवार का आयतन, दीवार है घनाभ के आकार की, मैं यहाँ पे लिख दूं घनाभ के आकार की ईंट होती है, और दीवार भी घनाभ के आकार की। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या आप इसे आगे पीछे ऊंचाई चौड़ाई लंबाई गुना में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो लंबाई लिख ली, पहले मैंने ऊंचाई लिख ली, उसके बाद फिर मोटाई लिख ली। और ईंट की बात करें तो 25 सेंटीमीटर गुना 11.25 सेंटीमीटर और गुना 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे ईंट की माप लिख ली। ठीक है, समझ चुके होंगे। अब हमारा सबसे जरूरी जो काम है वो हमें ये देखना है कि जो हमारी ये माप है जिस पे हम ईंट लगा रहे हैं वो सबकी जो इकाई है, जैसे मीटर सेंटीमीटर, समान है या नहीं। अगर समान है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समान नहीं है तो समान करनी है हमें, सिर्फ एक जैसी बनानी है। तो हम देख सकते हैं कि ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर 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 में। तो हमें सारी चीज सेंटीमीटर में बनानी होगी। तो 8 मीटर था, 8 मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना करनी पड़ेगी, और 6 मीटर को भी 100 सेंटीमीटर बनाने के लिए सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना करनी पड़ेगी। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 से 6 काट सकते हैं। इस दशमलव से या तो आप चाहो तो एक जीरो ये काट लें, इस दशमलव से जीरो काट ली सीधी सीधी, और यहां से 2 दशमलव हटाने के बाद इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे। समझ में आ गई होगी।
अब चाहो तो इससे काट सकते हैं 25 निम्मा, ये 225 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 25 से काट लो इसे भी, तो यहां से चलिए 25 से काट लेते हैं। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और 25 से काटेंगे। 25 चौका 100, 25 0 0, 25 0 0। अब 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45 और 5 से इस 10 को काट लेंगे 2 बार। तो यहां से अब नीचे से सभी चीज कट चुकी है, सिर्फ ऊपर बचा है। तो यहां से देखेंगे क्या क्या बचा, 8 2 और 4, तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और ये 1 2 2 0 यहाँ पे काउंट करेंगे। तो इतनी ईंटों की हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। जहां भी ईंट या कोई पट्टी या कोई टाइल लगा रहे हैं, जिस चीज पे लगा रहे हैं उसका क्षेत्रफल या आयतन ऊपर, जिस जहां पे जो चीज लगा रहे हैं उसके एक का क्षेत्रफल आयतन, ये क्षेत्रफल या आयतन नीचे। तो हमने यही करा है, ईंटों की संख्या निकालनी है। तो दीवार का आयतन ऊपर और एक ईंट का आयतन नीचे। दीवार है घनाभ के आकार की, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वही काम ऊपर कर दिया, वही काम नीचे। और यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन की है। आप दोबारा से इस क्लास को इस सवाल को देख सकते हैं। अगर आपको ये कटिंग समझ में ना आई हो तो यहाँ से 32वां आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत आसान है, अगर आप आसानी से समझ रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे, लेकिन अगर कभी पढ़ा नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिर भी हम इतने अच्छे तरीके से और आसान तरीके से, आसान भाषा में और आराम से समझा रहे हैं कि आप आसानी से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन बताना है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के 2 घन रखे हैं और उन्हें आपस में मिला दिया गया है और उनसे जो प्राप्त घनाभ है उसका आयतन बताना है। और घनाभ का आयतन आप जानते हो, घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से चित्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं बस तरीके से, छोटे से तरीके से बता दूं। मान लिया इस तरीके से एक घन रखा हुआ है और मिला के एक घन और रखेंगे इस तरीके से। हालांकि ये चित्र पूरा नहीं बना है, इस तरीके से बनेगा अगर बनाना चाहो तो इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, और यहां से हमें इसका जो आयतन बताना है, तो हम देख सकते हैं कि जब ये जो घन है उसकी सभी भुजा 10 10 होंगी, तो ये भी 10 थी। ठीक है, ये भी 10 थी, 10 इसकी लंबाई थी और 10 इसकी यहां से चौड़ाई थी। इस तरीके से मान सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 10 थी, लेकिन जैसे हमने 2 घनाभ मिला दिए तो इसकी लंबाई जो है बदल चुकी है। लंबाई कितनी हो चुकी है, 20, और चौड़ाई तो 10 ही है और ऊंचाई तो 10 ही है और चौड़ाई भी 10 ही है। तो इसकी हमारे पास सिर्फ लंबाई बदली है। तो अगर हम देखें जो प्राप्त घनाभ है, सही है, इसे भी मैं सिंपल तरीके से कर देता हूं। हमें सिर्फ आयतन बताना है तो मैं डायरेक्ट आयतन का फॉर्मूला लिखता हूं। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन, घनाभ है तो आयतन बराबर होगा L गुना B गुना H। L गुना B गुना H। L का मान देख सकते हो, लंबाई इसकी बदल चुकी है, 10 ये तो 20 हो गई है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई भी अभी भी 10 है। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और जो 3 0 है वो बाद में हम लगा लेंगे। और आयतन जो होता है सेंटीमीटर, अगर मीटर में मीटर क्यूब और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। देखो ध्यान से। एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 10 मीटर गुना 80 मीटर है के चारों ओर 3 बार बाढ़ लगाने में कितना तार लगेगा। ठीक है, 3 बार बाढ़ लगाना है। तो आप देख सकते हो जिसकी विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो अगर 3 बार बाढ़ लगाना है, इसे मैं अगर थोड़ा सा चित्र बनाऊं छोटा सा, ये है बाढ़ का मतलब है ये जो है ये जो हमें घेरना है, ये वाला, ये क्या है, ये बाढ़ लगाना है। इस तरीके से समझ सकते हैं बाढ़ कहां पे लगता है। यहां से आप देख कर बता सकते हो कि बाढ़ जो है उसके परिमाप पे लगेगा। तो एक बार बाढ़ लगाने में जो हमारा तार लगेगा या जो तार लगेगा वो कितना लगेगा, जितना इस आयत का परिमाप। समझे? तो अगर एक बार बाढ़ लगाना हो तो इतना तार लगेगा जितना इस आयत का परिमाप। लेकिन हमें 3 बार बाढ़ लगाना है तो 3 की गुना कर देंगे। तो एक बार बाढ़ लगाने में हम तार की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, यहां से आयत की लंबाई चौड़ाई दी हुई है, तो यहां से लिख सकता हूं मैं आयत की लंबाई कितनी है 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। इसलिए यहां से आयत का परिमाप निकाल लेंगे, या आप डायरेक्ट लिखें एक बार, ध्यान से देखना है, एक बार तार, सॉरी एक बार नहीं, एक बाढ़ लिखें, एक बाढ़ बनाने, यहां पे हम थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी, एक बाढ़ लगाने लिखना पड़ेगा, एक बाढ़ लगाने में लगा तार। ध्यान से समझे, एक बार बाढ़ लगाने में लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बार बाढ़ लगाने में लिखना चाहिए था वैसे तो यहाँ पे लिख दूं एक बार
बाढ़ लगाने में लगातार, इस तरीके से पढ़ेंगे इसे, एक बार बाढ़ लगाने में लगातार कितना तार लगेगा, जितना इस आयत का परिमाप, बराबर लिखेंगे आयत का परिमाप, बराबर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आपको पता है, आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी। 2 ऐसे ही रखेंगे, यहां पे इस तरीके से देख सकते हैं आप, 2 हमने ऐसे रखा, l का मान यहां से रख देंगे 10 प्लस b का मान 80, तो 80 और 10 90, तो 2 गुना 90, 9 दूनी 18, मतलब 180 हो जाएगा ये। ठीक है, समझ गए। ये एक बार बाढ़ लगाने में लगातार है, लेकिन हमें 3 बार लगाना है, इसलिए 3 बार बाढ़ लगाने में लगातार, 3 बार बाढ़ लगाने में तार, जितना तार लगेगा उसकी 3 की गुना कर देंगे 180 में। ये यहाँ पे तार जो है सेंटीमीटर में आया है, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540 मीटर आपका तार आ जाएगा। समझ सकते हैं इसे। एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाई कितनी है 10 मीटर और 80 मीटर के चारों ओर, 3 बार बाढ़ लगाने में कितना तार लगेगा, तो एक बार बाढ़ लगाने में जो तार लगेगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। और आयत का परिमाप 2l प्लस बी होता है। l की जगह 10 रखा, b की जगह 80 रखा, 80 और 10 90, और 90 गुना करेंगे 2 में, तो 180 मीटर। एक बार लगाने में जो बाढ़ लगा है उसमें तार, एक बार जो बाढ़ लगा है उसमें तार जो लगा है 180 मीटर लगा, लेकिन हमें 3 बार लगाना है, तो 3 की गुना करनी पड़ेगी, तो 540 मीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, और आसानी से इसे हमें समझने की कोशिश करनी है। बहुत आसान है, अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब ये क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे, लेकिन हम इसे बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे, ध्यान से समझना है बस। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे पूछा गया है एक मछली टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है, 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पानी से पूरा भरने में और कितना पानी डालना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो मछली टैंक है, मछली टैंक आपने देखा होगा, या आप ऐसे समझ सकते हो, जो भी टैंक है, जिस भी चीज में पानी भरा है, तो पानी सिर्फ इतना भरा जा सकता है जितना उस वस्तु का आयतन। तो इस टैंक में इतना पानी भरा जा सकता है जितना इस वस्तु का आयतन है, जितना इस टैंक का आयतन है। तो अगर हमें टैंक में पानी निकालना है तो हम निकाल लेंगे कि टैंक का आयतन कितना है। मान लिया टैंक का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है इस टैंक का आयतन निकालना। और टैंक जो है, इसमें चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई है, तो टैंक जाहिर है कि ये घनाभ के आकार का होगा। तो सबसे पहले मैं जो दिया हो उसे लिख लेता हूं। यहां पे दिया हुआ है टैंक की लंबाई, टैंक की लंबाई को L मानते हैं, 40, L लिख लेते हैं 40 सेंटीमीटर। टैंक की चौड़ाई दी हुई है, टैंक की चौड़ाई B लिखते हैं 60 सेंटीमीटर। और टैंक की ऊंचाई दी हुई है, टैंक की ऊंचाई को H लिखते हैं, टैंक की ऊंचाई होती है, दी हुई है 50 सेंटीमीटर। इसलिए टैंक का आयतन निकाल लेंगे। टैंक का आयतन निकालने से ये फायदा होगा कि जो पानी भरेगा, मतलब इसमें लिखा हुआ कि कितना टैंक में पानी आएगा, तो टैंक में जो पानी आएगा वो इतना पानी आता है जितना टैंक का आयतन। तो आप यहां से लिख सकते हो, इसलिए टैंक में कुल पानी, टैंक में कुल पानी कितना पानी आएगा मैं आपको अभी बता चुका हूं, जितना टैंक का आयतन। टैंक में कुल पानी बराबर टैंक का आयतन, मतलब टैंक में जो पानी होगा वो टैंक के आयतन के बराबर होगा। और टैंक है हमारा घनाभ के आकार का, और घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। L की जगह L रखेंगे, L की जगह है यहाँ पे 40, 60 और 50। ठीक है, यहां से इनकी गुना करेंगे, देखते हैं इनकी गुना, ध्यान से देखना है, सॉरी ध्यान से देखेंगे। तो 40, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, और ये 1 2 3 0 यहां पे लगा लेंगे। तो ये सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया। देख सकते हैं दोबारा, सेंटीमीटर क्यूब आयतन आया है। एक बार इसे फिर से ट्राई करेंगे। 4 6 24, 24 पंजे 120 यहाँ पे लिख दिया, 1 2 3 3 0 एक्स्ट्रा लगा दी, सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप यहाँ पे हमें बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो पानी डाला गया है वो 50 लीटर पानी भरा है, और टैंक को पूरा भरने में कितना पानी लगेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो लीटर में पूछा गया, और पानी भी हमें लीटर में ही बताना है, कितना लीटर पानी डालना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो टैंक में पानी आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में जो संबंध है वो ये है कि जो हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। मैं आपको यहाँ पे
शॉर्ट में लिखता हूं, ध्यान से समझेंगे। हमें पता है जो एक लीटर जो होता है, 1 लीटर वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। समझ गए बात? तो हमारे पास यहाँ पे कितना सेंटीमीटर क्यूब है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 12 लाख सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका अगर हमें लीटर में बनाना होगा तो ये 120 लीटर आएगा। 120 लीटर पानी आ जाएगा। आप समझ चुके होंगे। यहां से इस तरीके से भी कर सकते हो, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। और हमारे पास कितना है पानी? ध्यान से समझेंगे। यहां पे हमारे पास है 12 लाख, तो 12 लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर, इसकी गुना करेंगे 12 लाख की, 12 लाख गुना 1/1000। तो यहां से 3 जीरो से इसकी 3 जीरो काट लेंगे तो 120 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 120 लीटर पानी हमारा आ गया। अब इसमें 50 लीटर पहले से ही भरा हुआ है। 50 लीटर पहले से ही भरा हुआ है तो कितने पानी की जरूरत पड़ेगी? इसमें है 50 घटा देंगे, 50 घटाने के बाद 0, 12 में 5 गए 7, तो 70 लीटर पानी की जरूरत हमें और पड़ने वाली है इसे पूरा भरने के लिए। ठीक है, उम्मीद आप समझ चुके होंगे। मैं एक बार इस सवाल को दोबारा से समझाता हूं। जो टैंक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है वो हमें दी हुई है और टैंक में कितना पानी और भर सकते हैं, क्योंकि उसमें 50 लीटर पानी है तो कितने पानी की जरूरत और पड़ेगी उसे भरने के लिए। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि टैंक में कितना पानी आ सकता है, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि कितना पानी इसमें और भरेंगे। तो मैंने देख लिया कि टैंक में जो कुल पानी आएगा वो टैंक के आयतन के बराबर आएगा, क्योंकि किसी भी बर्तन में उतना ही पानी आ सकता है जितना उस बर्तन का आयतन या जो भी वस्तु है उस वस्तु का आयतन। तो हम टैंक का आयतन निकाल देंगे। टैंक का आयतन होता है, टैंक होता है घनाभ के आकार का और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हमने यहाँ पे सबके गुना कर ली। ये 12 लाख सेंटीमीटर क्यूब आया। लेकिन हमसे जो पूछा है सवाल वो लीटर में पूछा है। तो लीटर में पूछने के लिए हम 12 लाख सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 2 लीटर बराबर 2000, 12 लाख है तो 120 लीटर बनेगा। यहाँ पे मैंने आपको ये करके भी दिखा दिया है। ठीक है, तो 120 लीटर पानी उस टैंक में आ सकता है। लेकिन 50 लीटर यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से ही भरा हुआ है। तो अगर 50 पहले से ही भरा हुआ है तो अब कितना आएगा उसमें? सीधी सी बात है 70 लीटर पानी और आ जाएगा। तो 70 लीटर पानी भरने डालने के बाद वो पूरा भर जाएगा। ठीक है, ये कुछ सवाल थे। और अभी इससे आगे भी आप देखिए, इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं पेपर में ही, इन्हें भी आप सही तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है और आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। 12 मीटर गुना 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी? यहाँ पे पट्टियों की हमें संख्या बतानी है। आयताकार पट्टी की जगह आप ये भी समझ सकते थे कि यहाँ पे आयताकार टैल बिछवा लेता तो भी वही बात थी। इस तरीके का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों, ये जो सीरीज चल रही है ये आपको तभी मिलेगी डेली जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आप जहां पे वीडियो देख रहे हो वहीं पर एक लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आप उसे क्लिक करोगे तो वो काला हो जाएगा और उसकी साइड में घंटे का बटन है, तो आपको वो भी दबाना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का सवाल करने के लिए अगर हमें पट्टियों की संख्या निकालनी है तो मैं आपको इसका एक बेहद शॉर्ट और छोटा तरीका बताता हूं। आप डायरेक्ट लिखेंगे पट्टियों की संख्या, शॉर्ट में लिखेंगे आप पट्टियों की संख्या। अब पट्टियों की संख्या निकलेगी कैसे वो मैं आपको बताता हूं। पट्टियों की संख्या, पट्टियों की संख्या निकालने के लिए आपको करना यह है, जो कक्ष या फर्श या लेंटर जो भी दी हुई है, छत हो, आप उसका क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे और जो चीज हम उस पर लगा रहे हैं जैसे टैल, पत्थर, ईंट, उसका क्षेत्रफल नीचे रखेंगे। अगर आयतन में दिया हुआ है तो आयतन ऊपर, और जो चीज लगा रहे हैं उसका आयतन नीचे। अगर क्षेत्रफल में है तो जो चीज जिस पर हम लगा रहे हैं वो ऊपर और जिस पर हम जिस चीज को लगा रहे हैं वो नीचे। कहने का मतलब अगर कक्ष है तो कक्ष का क्षेत्रफल ऊपर, कक्ष का क्षेत्रफल बटे जो चीज हम लगा रहे हैं उसका क्षेत्रफल नीचे। लगा रहे हैं हम पट्टियां, आयताकार पट्टियां, तो पट्टियों का क्षेत्रफल नीचे। सिर्फ एक पट्टी का क्षेत्रफल रखेंगे तो पट्टी का क्षेत्रफल। कहने का मतलब जहां पे हम लगाते हैं उसका क्षेत्रफल ऊपर और जो हम लगाते हैं उसका क्षेत्रफल नीचे। तो कक्ष का क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे और पट्टी का क्षेत्रफल नीचे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है आयताकार पट्टी है और आयताकार ही ये कक्ष है, क्योंकि 12 मीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो कक्ष का क्षेत्रफल होगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ये हमें पहले से करके दिया हुआ है लंबाई गुना चौड़ाई के रूप में। तो हम इसे लिखेंगे 12 गुना 10। उसके बाद पट्टी का क्षेत्रफल 10 गुना 8 दिया हुआ है, तो 10 गुना 8 लिखेंगे। अब आपको जो मेन चीज है यहाँ पे देखनी है, जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो ये है
कि जो कक्ष की माप है मतलब लंबाई चौड़ाई वो मीटर में है और जो पट्टी की माप है वो सेंटीमीटर में है। तो या तो आप इसे मीटर में बदले या इसको सेंटीमीटर में बदले। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में आसानी से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर बदलेंगे। 12 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे 100 से गुना करनी पड़ेगी और फिर से 10 सेंटीमीटर को बदलेंगे, 10 मीटर को बदलेंगे तो भी 100 से सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुना करनी पड़ेगी। मतलब 12 के लिए 100 से गुना और 10 के लिए 100 से गुना। तो यहाँ पे हम 200 से गुना करेंगे। इससे 10 से 10 काट देंगे यहाँ पे। अब इसे 4 से काट लेंगे। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। 2 से 100 कट जाएगा 50 बार। बहुत आसान है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 3 पंजे 15 और ये 3 जीरो उसके बाद लगा देंगे। तो 3 पंजे 15 1 2 3। 3 पंजे 15 1 2 3 जीरो थी 1 2 3 जीरो हमने लगा ली। तो हमारी पट्टियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1500 आ जाएगी। मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बहुत ही आसान सवाल है। जिस भी भाग पर हम पट्टिया या कुछ भी चीज लगाते हैं उसका क्षेत्रफल ऊपर और जो चीज लगाते हैं उसका क्षेत्रफल नीचे। तो इससे हमारी पट्टियों की संख्या निकल जाती है। हमें पट्टियों की संख्या निकालनी थी तो हमें कक्ष का क्षेत्रफल ऊपर रखना है, पट्टी का क्षेत्रफल नीचे। 12 गुना 10 क्षेत्रफल में ही दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल में ही लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से 10 गुना 8 मतलब ये भी क्षेत्रफल में लिखा हुआ है। बस फर्क कितना है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो हमें दोनों को एक ही माप में रखना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में। तो हमने ये 12 को मीटर में बदलने, सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करी और 10 को भी हमने 100 से गुना कर दी। तो यहाँ पे मीटर में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं इसे किस तरीके से करना है आपको। उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। वर्ग की बात की है, परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल। अब इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आपको क्षेत्रफल बताना होता है तो क्षेत्रफल बताने का मतलब है कि आपको भुजा की आवश्यकता होगी और भुजा इसमें दी हुई नहीं है लेकिन परिमाप दिया हुआ है। तो यहाँ से परिमाप हम लिखेंगे, परिमाप से हम भुजा निकाल लेंगे। परिमाप है यहाँ पे 48 मीटर, सवाल वाले ने दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो वर्ग के बारे में तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो हम भी अपना परिमाप 4a लगा देंगे और यहाँ पे 48 दिया हुआ है। यहाँ से a का मान निकालेंगे, a आएगा 48/4। 4 से इसे काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये भुजा 12, यहाँ पे अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर। 12 मीटर आ गई। अब हमें भुजा पता चल गई a, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 और भुजा यहाँ पे हमने a मान ली है तो a की घात 2 और a का मान है 12 मतलब 12 की घात 2 और 12 की घात 2 आएगा 100। क्षेत्रफल आता है मीटर स्क्वायर में। तो इसे देखिए, इस सवाल को एक बार फिर समझिए। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। तो यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, भुजा नहीं है, लेकिन जो परिमाप है उसी से हम भुजा निकाल लेंगे। भुजा इस वजह से निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। तो भुजा निकालनी जरूरी है और भुजा निकल जाएगी हमारी परिमाप से। तो यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है 48 मीटर, ये सवाल वाले ने दिया हुआ है। परिमाप का फॉर्मूला हमें पता है तो यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला खोल दिया 4a। परिमाप का फॉर्मूला 4a खोलने के बाद हमने देख लिया कि यहाँ से a का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि a वर्ग में है, भुजा काउंट होगी। तो 4 जाएगा भाग में, 4 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a की घात 2 मतलब भुजा की घात 2 और भुजा हमने यहाँ पे निकाल ली 12 मीटर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे पूछा है एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है तो इसका आयतन कितना है। एक बक्सा है, आपको पता होना चाहिए कि बक्सा जो होता है या तो घन आकार होता है या घनाभ होता है। घन वैसी आकृति है जिसकी सारी भुजा बराबर होती है और घनाभ वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक ही होती है। तो हम इसकी पहचान हमें खुद करनी पड़ेगी। एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। प्रत्येक कोर का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी सभी की सभी कैसी है, बराबर। तो प्रत्येक कोर को मैं मानता हूं मान लिया a बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ 3। कोर को मैंने 1 मान लिया, ठीक है। प्रत्येक कोर ऐसे लिख ले चाहे तो, प्रत्येक कोर a बराबर 3 मीटर। प्रत्येक कोर का मतलब जो घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितनी है 3 मीटर। मतलब ये किस आकार का है, घन के आकार का। हम इसका आयतन निकालना है, इसलिए आयतन आपको बच्चों पता होना चाहिए। घन का आयतन जो होता है a की घात 3 होता है, मतलब भुजा की घात 3 या कोर की घात 3। कोर इसमें भुजाई है, कोर का मतलब भुजाई हुए जो कोने से इस तरीके से लिखे हुए दिए हुए होते हैं, कोर मतलब भुजाई। तो उसके बारे में हम यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर। तो आयतन होता है a की घात 3 मतलब भुजा की घात 3 या कोर कहे कोर की घात 3। a का मान है 3 तो 3 की घात 3 करेंगे, 3 3 9 27। आयतन हमेशा क्यूब में होता है, ये मीटर है तो मीटर क्यूब में आएगा और अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सॉरी, यहाँ पे आपको थोड़ा इश्यू हो सकता है, ठीक है बच्चों। बहुत ही मीटर गुना 10 मीटर। माप के एक होल के फर्श को ढकने के लिए
10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर के कितने आयताकार स्लेब की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करना है वो मैं आपको बता दूं। इसका बेहद ही आसान तरीका है। जब भी आपसे आयताकार स्लेब या ईंट या पत्थर के बारे में पूछे तो आपको करना क्या है कि जो बड़े कमरे की माप दी हुई है, जैसे 12 गुना 10 मीटर के होल की माप दी हुई है और फिर एक ईंट की माप दी हुई है। चलिए मैं पहले से थोड़ा बना के बता देता हूँ आपको। मान लेते हैं ये एक आयताकार होल है और इसमें स्लेब इस तरीके से लगे हुए हैं। अब ये स्लेब छोटे छोटे हैं और स्लेब से हमें इसे ढकना है और इसकी माप भी दी हुई है। जो पूरा बड़ा आयताकार होल है तो इसकी माप एक तो हम बात करें ये 12 मीटर हो जाएगी और ये 10 मीटर। ये होल की माप है जो उसकी लंबाई चौड़ाई है और स्लेब के अंदर भी ऐसे ही 10 गुना 8 सेंटीमीटर की माप के स्लेब लगे हैं। तो आपको इस तरीके के सवालों में करना क्या है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है। तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आप जब हम निकालेंगे आयताकार स्लेब की संख्या, तो आयताकार स्लेब की संख्या निकालने के लिए हमें आयताकार स्लेब की संख्या, तो इसे निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो होल का पूरा क्षेत्रफल है, जो होल हो, कमरा हो या लेंटर या फर्श, इस तरीके के सवाल हो, तो उस बड़े क्षेत्रफल को, चाहे होल का हो किसी भी चीज़ का हो, हम ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे होल का क्षेत्रफल ऊपर रख दिया बटे स्लेब, पत्थर, ईंट, इस तरीके के क्षेत्रफल को हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे स्लेब का क्षेत्रफल नीचे रख दिया। बस आपको यही करना है और इसी से आपको स्लेब की संख्या मिल जाएगी। अब होल का क्षेत्रफल ये आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई माप करके पहले ही दी हुई है। तो आपको आयताकार जो आकृति है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे पहले से ही दी हुई है। होल का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 12 गुना 10 बटे स्लेब का क्षेत्रफल 10 गुना 8। अब आपको एक बात ज़रूरी जो है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो याद रखनी है कि ये जो माप है होल की और ईंट की, इनकी यूनिट बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर होल की माप मीटर मीटर में है तो स्लेब या ईंट की माप भी मीटर मीटर में होनी चाहिए या सेंटीमीटर में होनी चाहिए। दोनों के दोनों ही सेंटीमीटर या मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 12 मीटर गुना 10 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो चलिए हम 12 मीटर और 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है। तो 12 मीटर में 12 की गुना करनी पड़ेगी। तो हम 12 के लिए 12 सेंटीमीटर बदलने के लिए गुना करेंगे 100 से। तो 100 से गुना कर ली। फिर 10 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ भी इसके लिए 100 से गुना करनी पड़ेगी। इस वजह से हम 2 बार 100 से गुना करेंगे। अब इसे हल कर लेंगे, सिंपल है। तो इस 0 से हम इस 100 की 0 काटते हैं। 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8। इस 2 से हम 100 को 50 बार काटते हैं और इस तरीके से हम गुना कर लेंगे। 3 पंजे 15 और ये 100 की 2 जीरो और एक 50 की 0, तो यहाँ से 1500 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1500 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके के सवाल को हल कर सकते हैं। इस तरीके का एक सवाल पक्का आने के पूरे चांस हैं। तो इस तरीके के सवाल को आप अच्छे से कर लें। एक बार फिर समझ लेते हैं। जो भी आयताकार स्लेब दिया हुआ है और जो होल की माप दी हुई है उसकी संख्या निकालने के लिए आपको होल का क्षेत्रफल बटे स्लेब, ईंट, पत्थर का क्षेत्रफल बटे में रखना पड़ेगा। या आप ऐसा समझ सकते हैं जो बड़ा जिसके अंदर हमें ईंट स्लेब लगानी है उसका क्षेत्रफल ऊपर और स्लेब का क्षेत्रफल नीचे। उसके बाद सिंपली कैलकुलेशन करनी है। मेन बात यहाँ पे ये है कि आप मीटर और सेंटीमीटर को एक यूनिट में रखेंगे। अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।